स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, ये जो आपको दिख रहा है ना, पैरेलल प्लेट्स के लिए, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स जो हैं उसके लिए हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको समझ लिया था कि बेसिकली हमारा क्या मतलब सिचुएशन है, उसको हमने समझ लिया था कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के मिड पॉइंट से एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पास हो रहा है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर पोटेंशियल यानी कि फाई को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक फाई वन और एक फाई टू, है ना। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेट्स का वो कैसा होगा, एरियल मतलब एरिया यानी कि सरफेस वाला होगा, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई होगी और हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कर दी थी, लगा दी थी। और उसमें डिराक डेल्टा फंक्शन आया था हमारे पास, और डिराक डेल्टा फंक्शन किस पर डिफाइन है, y इज इक्वल टू डी पर डिफाइन है। तो यहाँ तक का काम हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट। अब जो है आज हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस लगेंगी और बाउंड्री कंडीशन लगा करके सॉल्यूशन क्या मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जो है आपका इसमें हम बता देते हैं कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अच्छा, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी रह गई है वो ये है, जैसे अगर आपको डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ याद हो तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कुछ इस तरह की, तो आप मेरे को बताना ये इक्वेशन देख करके क्या ये सही है या नहीं है। याद है हुआ क्या था, मैंने कहा था कि अगर डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो जिस बिंदु पर क्या है डिफाइन है, वो बिंदु की वैल्यू उस फंक्शन में आ जाती है। याद है कि नहीं याद है, तो अगर ये किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो उस फंक्शन में वो पर्टिकुलर वैल्यू एंटर कर जाएगी जिस पर डिराक डेल्टा फंक्शन को आपने डिफाइन किया है। अब मैंने बताया था आपको डिराक डेल्टा फंक्शन किस बिंदु पर डिफाइन है, y बराबर डी पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि प्रॉपर्टी है डिराक डेल्टा फलन की, और ये आपको मैंने पढ़ा दिया खूब अच्छे से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे y बराबर डी रखना है। ठीक है, काम नहीं आएगा, मतलब ऐसे बताना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो एक डिराक डेल्टा फंक्शन हमने बता दिया, उसको डिफाइन कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी बता दी, समझ में आ गई। चलो अब देखो, जो रैखिक आवेश है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब किस किस रीजन में है, कितना कितना है वो बता देते हैं। ठीक है, यही भी बता देते ना, यहाँ बता दिया हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड द पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे बता दो वेयर फाई वन जो है वो कौन से इसमें, इधर वाले रीजन में, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है। अगर आप बताओ तो ऐसे ही तो बताओगे, माइनस इन्फिनिटी वाले पार्ट में, ये तो जीरो है, तो ये वाला पार्ट कौन सा, माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से जीरो वाला पार्ट कौन सा कहलाएगा, फाई वन। और फाई टू के लिए आप क्या कहोगे, जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। तो रीज़न समझ में आ गया फाई वन और फाई टू का, यानी कि पूरा ये रीज़न और फाई टू मतलब ये पूरा रीज़न समझ में आ गए। माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का फाई वन और प्लस इन्फिनिटी से जीरो के बीच का फाई टू, समझ में आ गई। दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। चलो अब जो है आपका आगे देखें, परिसीमा शर्त यानी कि बाउंड्री कंडीशन। देखो, एट द पोजीशन ऑफ लीनियर चार्ज, एट द पोजीशन ऑफ लीनियर चार्ज द पोटेंशियल फाई एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि इसका अवकलज एंड इट्स डेरिवेटिव क्या होगा, डेल फाई बाय डेल एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब इसके कहने का ये है कि जहाँ पर लीनियर चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है एट द पोजीशन ऑफ लीनियर चार्ज, मतलब रैखिक आवेश की स्थिति पर विभव फाई और उसका अवकलज सतत होने चाहिए। यानी कि जहाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जो भी आपने पोटेंशियल बताए हैं वो कैसे होने चाहिए, सतत मतलब कंटिन्यूस होने चाहिए, कहीं पे ब्रेक्स नहीं होने चाहिए, कहीं पे भी डिस्क्रेट नहीं होना चाहिए। तो हमें बताया है कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होना चाहिए, फाई वन इज इक्वल टू फाई टू होना चाहिए। दो है ना, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर दो है, एक फाई वन फाई टू दोनों बराबर होने चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन है सिग्मा वाई, आपने क्या लिखा था, क्यू डेल्टा वाई माइनस डी दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल फाई वन बाय डेल एक्स माइनस डेल फाई टू बाय डेल एक्स। तो ये आपको कंडीशन सीधे ध्यान रखनी है ना। और ऐसे नीचे एप्सिलॉन नॉट से भी डिवाइड कर देते हैं, ये बताने के लिए कि जो हमने कोई मीडियम नहीं लिया है, ये सारा काम किस में हो रहा है, वैक्यूम में हो रहा है, या हवा में एयर में हो रहा है, या तो वैक्यूम का हो या एयर का हो। समझ में आ गई बात आपको। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, मेंशन करनी है। ठीक है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नंबर देखो, 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई।
कहीं पे ऐसी लास्ट में जाकर के काम आएगी ये, इसके अलावा पूरे डेरिवेशन में नहीं है, और ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, और कोई इसका तरीका नहीं है। चलो अब देखो आपका फाई 1 और फाई 2, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द पोटेंशियल फाई 1 एंड फाई 2 in the region of linear charge, in the region of linear charge distribution, we use the solution of 2D Laplace equation in Cartesian coordinates, obviously in Cartesian, स्पेलिंग देख लेना भैया ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मेरे को कार्टेशियन की गलत लग रही है, ठीक है, आई नहीं आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम तो ऑलरेडी जानते हैं, हम ये जानते हैं ना कि डेल्टा 2 फाई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, 2D में तो यही होगी, और साथ में क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। अब फाई हम जानते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एज वी नो। अरे भाई निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके, ये निकाले थे ना हमने, ये लाप्लास से ही तो निकाला था, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चरों के पृथक्करण की विधि से, सेकंड ऑर्डर की हमने द्विविमीय कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण को हमने सॉल्व किया था, तो यही मिला था हमें, ठीक है। एज वी नो फाई इज इक्वल टू क्या मिला था, वहाँ पे हमने ABCD काम में लिए थे, ABCD भी ले सकते हैं, बाकी मैं C1 C2 ले रही हूँ क्योंकि मतलब लेते हैं ऐसे, अच्छा लगता है मेरे को लेना, ठीक है। तो मैं साइन ये ले रही हूँ, साइन क्या आई थी, ए साइन हाइपरबोलिक वाला आया था, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, क्या है, हाइपरबोलिक KX प्लस साथ में कौन सा C1 डैश, ठीक है, C1 डैश कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, अगर आपका मन कर रहा है तो आप ABCD से कर लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्या यही हैबिट में चला आ रहा है, C1 डैश, तो मैं इसी से करवाती हूँ हमेशा, जितने भी क्लासेस में कराती हूँ, जब भी कराती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे हैबिट में, आपको ABCD लेना है आप ABCD ले लेना, ठीक है। चलो, और साथ में क्या है, दूसरा है, ये तो हाइपरबोलिक वाले थे, ये विदाउट हाइपरबोलिक वाले, और वाई के हैं, ये ध्यान रखना। तो मैंने ले लिया C2 साइन KY प्लस C2 डैश कॉस KY, समझ में आ गई। तो इसको मैंने ये सॉल्यूशन डायरेक्ट उठाया, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको बार बार नहीं बताऊंगी। इक्वेशन नंबर 5। अब मेरा काम क्या है, मुझे चाहिए सॉल्यूशन 5, ठीक है। ये 5 से ही 2 बन रहे हैं, फाई 1 फाई 2, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, C1 डैश C2 डैश ये निकालना है, तो ये अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, C1 डैश C2 डैश। तो अब जो हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो किस लिए लगाएंगे, ताकि हम C1 डैश और C2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ बताएंगे, हेयर C1 डैश है ना, C2 एंड C2 डैश आर अननोन कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अज्ञात नियतांक है, अननोन कांस्टेंट, ठीक है। एंड के क्या है, तरंग संचरण नियतांक है, जिसको हम बोलते हैं वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या ओनली प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट या तरंग संचरण नियतांक है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज, यानी कि C1 डैश C2 डैश और K, इन सब की, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वी अप्लाई द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। अब आया है आपका बाउंड्री कंडीशन वाला टॉपिक। कैसे अप्लाई करते हैं, एक ही बार में कैच करना है आपको पूरा मेथड, क्योंकि काफ़ी लेंदी मेथड है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में तो एक हाथों हाथ ही आ जाएगा, लेकिन स्टेप याद रखोगे तो वो कब याद होंगे, जब 1-2 बार आप उसको देख लोगे और एक और टॉपिक में उसको यूज़ कर लोगे, तो फिर वो चीज़ पक्की हो जाएगी। समझ में आ गई। तो यूज़ करोगे तो उतनी ही चीज़ आपकी क्लियर होगी और स्ट्रांग होगी। तो हमें क्या करना है, C1 डैश C2 डैश और K, इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या अप्लाई करनी है, परिसीमा शर्त। तो मैंने यही कहा है यहाँ पे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए परिसीमा। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो देखो। सबसे पहली परिसीमा शर्त, एट y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू a, पोटेंशियल फाई इज इक्वल्स टू 0। मन से नहीं लगाते, ऐसा होता है इसलिए करते हैं। देखो ना, y बराबर 0 और y बराबर a, या y बराबर 0 ये है, y बराबर a ये है,
ठीक है। y बराबर 0 पर नीचे वाली प्लेट है, ठीक है। y बराबर a पर ऊपर वाली प्लेट है, और दोनों ही प्लेट पर पोटेंशियल 0 है कि नहीं? दोनों को ग्राउंड किया हुआ है, और हमने बोला है ये वाली बात कि दोनों ही प्लेट्स पर पोटेंशियल जो है वो 0, देखो ये लिखा हुआ पोटेंशियल इज 0 एट बोथ प्लेट्स, यानी कि फाई इज इक्वस टू यहाँ भी 0 है, फाई इज इक्वस टू यहाँ भी 0 है, और इन दोनों बिंदु y इज इक्वस टू 0 और y इज इक्वस टू a पर दोनों प्लेट एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों पर पोटेंशियल 0 है। तो मन से नहीं लगाते भाई, है हमारी कंडीशन, इसीलिए तो हमने पूरा सिचुएशन पढ़ी है इसकी, ठीक है। चलो अप्लाई करो। क्या बोला है आपने? 0 पर और a पर एक साथ दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें दो बिंदु हैं 0 पर और a पर, पहले 0 पर अप्लाई करेंगे, फिर जो मिलेगा उसमें a को अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई? तो सबसे पहले एट y इज इक्वस टू 0 इन इक्वेशन 5 क्या मिलेगा? फाई इज इक्वस टू, y की जगह 0 रखनी है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, छेड़ना किसको है? इसको। y बराबर 0 रखते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, केवल ये बचेगा। तो क्या बचा आपके पास? फाई इज इक्वस टू c1 साइन हाइपरबोलिक के एक्स प्लस c1 डैश कॉस हाइपरबोलिक के एक्स, ठीक है। और साथ में क्या बच गया? c2 डैश कॉस के वाई। यहाँ पे आप बता देना c2 इज इक्वस टू 0, ठीक है। कौन 0 होएगा? c2 इज इक्वस टू 0, यानी कि ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो भाई आप जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो उससे आपका कौन 0 होएगा? यही तो 0 होएगा, c2 साइन के वाई 0 होएगा। अब साइन थोड़ी ना 0 है, 0 कौन है? c2, तो c2 आपका 0 आ गया। c2 बराबर 0 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? अच्छा कॉस थोड़ी आएगा, केवल c2 डैश ही आएगा ना। देखो देखो एक मिनट देखो, मेरे से मिस्टेक हो गई, ऐसे नहीं होगा। देखो कहाँ रखना है आपको? y बराबर 0 किस में रखना है? 5 में रखना है, ये नहीं छेड़ना, ठीक है। ये क्या हो गया? 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हट गया, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई ना। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये फाई क्या है? 0, आप ही ने तो कहा है एट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5 में फाई बराबर 0 होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये या तो ये 0 है या ये 0 है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो 0 नहीं है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है पूरे उससे, क्योंकि हमने पॉइंट कौन सा रखा है? y बराबर 0, तो कौन 0? देयरफॉर कौन 0? c2 डैश इज इक्वल टू 0। ये पहली वैल्यू मिल गई हमें किसकी? c2 डैश की। समझ में आ गई? तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 6। तो आपने क्या किया? y बराबर 0 रखा इक्वेशन 5 में, उससे आपको क्या मिला? c2 डैश इज इक्वल टू 0। अब c2 डैश इक्वल टू 0 आप किस में रखोगे? इक्वेशन नंबर 5, मतलब ये टर्म 0 हो गई, तो केवल ये टर्म बची। तो अब जो मेरा सोल्यूशन पहले 5 था, अब ये नहीं है, 5 नहीं है, अब ये आएगा जो मैं लिखूंगी, ठीक है। पुट c2 इज इक्वल टू 0, c2 डैश, पुट c2 डैश इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में? इक्वेशन 5। तो फाई क्या बचा? फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि हमेशा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पे आपको सॉल्यूशन मिलता जा रहा है उसमें रखनी है। अब जो बाउंड्री कंडीशन रखेंगे हम इसमें रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें c2 डैश को तो कर दिया 0, तो अब ये वाला पार्ट बचा, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है। अब जितनी भी आगे बाउंड्री कंडीशन होंगी वो आगे वाले जो है y बराबर a वो इसमें रखी जाएगी, फिर हमें एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, फिर अगली बाउंड्री कंडीशन उस फाइनल में रखेंगे, इस तरीके से चलेगी। ये नहीं कि आप बार बार 5 पे कूद रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? ये 7, ठीक है। नाउ एट y इज इक्वल टू a, फाई बराबर क्या है? y बराबर a पर भी फाई 0 है, तो रखो इसमें, पुट इन इक्वेशन 7, रखो, 0 हो जाएगा, फाई तो 0 हो जाएगा, और c1 साइन हाइपरबोलिक के एक्स, इनको तो छेड़ना ही नहीं है, c1 डैश कॉस हाइपरबोलिक, बीटा कहाँ से आ गया? के है ना, अभी थर्ड ईयर में बीटा पढ़ा के आई हूँ, दिमाग में बीटा चल रहा है। चलो, और साथ में y बराबर 0 रखेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये वाला मेरे को क्या मिल गया? 0 नहीं, a, c2 साइन के ए। समझ में आ गई? अब दो फिर से दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, ये तो 0 नहीं है, तो फिर कौन 0 है? c2 साइन के ए। दिस विल इम्प्लाई c2 साइन के ए इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें भी c2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, c2 0 नहीं है, तो कौन 0 है? साइन के। अब आप पूछोगे कि भाई c2 क्यों 0 नहीं है? उसका रीज़न है भाई, अगर आपने c2 को 0 कर दिया
तो फिर आप उस C2 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 7 में रखोगे, और 7 में जैसे ही रखोगे आपको पूरी इक्वेशन 0 मिल जाएगी, यानी कि फाई बराबर 0। तो वो तो नहीं हो सकता, फिर तो हम आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरे सोल्यूशन को 0 कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर कौन 0? साइन के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखोगे बट C2 इज इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन के ए 0। साइन के ए 0 को मैं साइन n पाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, साइन से साइन हट जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई बाई ए। के की वैल्यू भी तो निकालनी है मुझे, तो मेरे पास क्या मिल गया, क्या क्या वैल्यू हो गई n की, यहाँ ध्यान रखना 1 2 3 डैश है, 0 नहीं हो सकती, 0 रखोगे तो फिर के 0 हो जाएगा, और के 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर से हमें वो काम नहीं करना है, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की y बराबर 0 और y बराबर a पर। पहले y बराबर 0 अप्लाई की इस पर, जैसे मेरे को मिला C2 डैश इज इक्वल टू 0, फाइनल सोल्यूशन मिला 7 में। फिर मैंने क्या किया, y बराबर a अप्लाई की 7 पर, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन क्योंकि अब ये है, उससे मेरे को मिला साइन के ए 0, उससे मेरे को के की वैल्यू मिल गई। समझ में आ गई? नेक्स्ट वीडियो में वी विल अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।